गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं डॉक्टर मनोज कुमार एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर से हूं और आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत का कुल भौगोलिक विभाजन 4 भागों में विभक्त है। पहला है हिमालयन रेंज, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। दूसरा है मैदानी भारत। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला ऑफ इंडिया। चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ एक एक करके सभी का डिटेल डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं हिमालय रेंज यह अल्पाइन भू संचलन का परिणाम है। क्योंकि कुछ फैक्ट्स चाहिए आपको। यह यूथ वलित पर्वत है, मतलब यूथ फोल्डेड माउंटेन है, युवा वलित पर्वत है। उसके बाद यह कई श्रेणियों में विभक्त है। पहला है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। इसे हम एक अलग फिगर से भी दिखा सकते हैं। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज, ये तिब्बत का पठार है। इसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। ग्रेटर की, मिडिल की 4500 मीटर है और शिवालिक की एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। उसके बाद आता है ग्रेटर प्लेन एरिया ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पेनिनसुला ऑफ इंडिया। उसके बाद ये आता है सी। और इसी वेस्टिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम इसकी एक एक की चर्चा करेंगे। यह 2 प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। ग्रेटर हिमालय जो है वो सालों भर हिमाच्छादित होती है हिम की बर्फ की चादरों से, इसीलिए हिमतुंग शिखर भी कहा जाता है। वहीं मिडिल हिमालय सीजनल्स होते हैं, 6 महीने बर्फ की चादरों से कवर्ड होता है, उसके बाद नहीं। शिवालिक कभी कभी आइस शीट से कवर होता है, बर्फ की चादर पड़ती है लेकिन कभी भी नहीं भी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे। इसकी औसत लंबाई 2600 मीटर अर्थात 2600 मीटर है। औसत ऊंचाई माना गया है 6000 मीटर। इसे पुनः बायोडायवर्सिटी के आधार पर, जैविक विविधता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। यहाँ बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता अधिक मिलेगी। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि यह ईस्टर्न पार्ट में है, जिसके वजह से सनलाइट, सूर्य की किरणें यहाँ अधिक होती है। इवापोरेशन की क्रिया यहाँ अधिक होती है। पेड़ पौधे अर्थात प्लांटेशन अधिक होगी तो जीवों का विकास अधिक होगा। उसी रूप में यहाँ नहीं हो पाता है। अब हम सीधे आते हैं गैंगेटिक प्लेन में। बच्चों, इसे कहते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान। सॉइल के क्षेत्र में जब हम देखेंगे, मृदा के क्षेत्र में, इसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों, आप यहाँ भी लिख सकते हो बांगर क्षेत्र। इसे मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा MGP, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का दोआब क्षेत्र। यह न्यू एलुवियल सॉइल है बच्चों, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। एंड दिस इज द एप्रोप्रिएट फॉर राइस क्रॉप्स, यह धान की खेती के लिए उपयुक्त है। जबकि अपर गैंगेटिक प्लेन रबी के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए अर्थात गेहूं के लिए। फिर आता है ये लोअर गैंगेटिक प्लेन, निम्न गंगा का दोआब क्षेत्र। यह चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। इसका मैक्सिमम पार्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन कुछ पार्ट बांग्लादेश में होता है। और मुहाने पर जहाँ नदियाँ अपना मड डिपॉजिट करती है, मलबों को निक्षेपण करता है, यही है सुंदरबन की डेल्टा। और यह डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, सुंदरबन की डेल्टा। सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ सुंदरी पेड़ है, मैंग्रोव ट्रीज है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर। जैसा कि आप जानते हैं, जितनी हिमालय की ऊंचाई आज है, वहाँ 2.5 करोड़ वर्ष पहले वहाँ भी हिमालय जैसी श्रृंखला थी। आज यह प्रायद्वीपीय पठार अपर्दित होकर इरोजनल फॉर्म में है, इसीलिए पट पठार, PAT प्लेटू, PLATEAEU, पट प्लेटू या पट पठार कहा जाता है।
यह पॉलीसाइक्लिक इरोजन का क्षेत्र है बच्चों, मतलब बहुचक्रीय स्थलाकृति का क्षेत्र है। मतलब एक अगर पठार बना है तो इस पठार पर, ये देखो ये बच्चे, ये पठार है, तो इस पठार पर भी कई उप पठार बन गए हैं। जैसे ये रांची का पठार, ये हजारीबाग का पठार, ये धनबाद का पठार, ये गिरिडीह का पठार, ये कोडरमा का पठार। तो इन पठारों पर भी कई उप पठार बने हैं, इसलिए पॉलीसाइक्लिक इरोजन क्षेत्र है, बहुचक्रीय स्थलाकृति है। नाउ अब हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। आप सुनते होंगे दक्कन का पठार, वो महाराष्ट्र में है, ये लावा निर्मित क्षेत्र है। इसकी एक अलग विशेषता है। यह है मालवा का पठार, यह एक अलग विशेषता रखती है। यह है दंडकारण्य का पठार जो बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, और यह है छोटा नागपुर का पठार बच्चों, जहां 98% कोयला भारत का इसी गोंडवाना लैंड में स्ट्रक्चर्ड है। आप जानते होंगे इसे भारत का रूरल रीजन कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बच्चों। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का रूरल रीजन कहाँ है। दिस इज सिचुएटेड बेसिकली इन झारखंड, क्योंकि रूरल रीजन सिचुएटेड इन जर्मनी एंड सिमिलरली इन झारखंड, दिस इज नॉन इज द रूरल रीजन ऑफ इंडिया। आगे आए बच्चों, फिर अब यहाँ मिलेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार। ये कडप्पा संरचना है बच्चों, और इसके ऊपर 4 श्रेणियां हैं, एर्नामल्ला, नल्लामल्ला, बेलीकोंडा एंड पालकोंडा। ठीक है, अब से मैं पूछूं कि वेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पहाड़ी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अब इससे सरल और क्या हो सकता है ज्योग्राफी में। अब आए हम मैसूर के पठार जो बेसिकली कर्नाटक में है, और आप जानते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख पहाड़ी, इन्हीं 2 पहाड़ियों में सोने का खान है। हट्टी माइंस और कोलार माइंस, जो ऐतिहासिक काल से आज तक सोने का निक्षेपण के लिए जाना जाता है बच्चों। ये वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन बोथ आर द जॉइंट्स ऑन द नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स एक मिलन बिंदु है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। बच्चों फैक्ट याद होना चाहिए, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर, बट दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अब प्रश्न उठता है कि फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसके जस्ट नीचे केरल में एक पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी, और उसकी चोटी है अनाईमुडी। ये है अनाईमुडी, क्योंकि ये मलयालम नाम है बच्चों, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की। जैसा कि आप जानते हैं भारत का यहाँ यह जो भाग है, इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं नदियों के द्वारा, क्योंकि यह मोनोक्लिनल स्लोप है, एक दिग्नत ढाल है, तो सभी नदियाँ इस रूप में प्रवाहित होती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, अर्थात पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, पेनार हो, कावेरी हो या वेगई हो। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं नदियों के बारे में हम वेस्टर्न घाट को एक डिवीजन रेखा मान लेते हैं, और उसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ कई सारे दोआब क्षेत्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब। तो सोचिए इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी। अब होगा आइलैंड्स, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये बच्चों ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। यह युवा बलित पर्वत का ही अंग है, क्योंकि वो निमज्जित है, इसलिए उसे कटक की संज्ञा दी गई है। कटक मतलब रीच, जो समुद्र के अंदर है। यहाँ ज्वालामुखी और भूकंप की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में नहीं, यहाँ दरारें बंद हो गई है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझने की अच्छी से कोशिश करेंगे। फिर मैं अगले वीक में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।